बहू से संस्कारों की उम्मीद, लेकिन बेटी को संस्कार देना ही भूल गई। आराध्या जैसे ही अरुण और नंद संध्या के साथ घर में घुसी, सास उर्मिला की कड़कती आवाज गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। समझा कर भेजा था कि सर से पल्लू नहीं छिड़कना चाहिए, लेकिन तुम आजकल की लड़कियां 4 किताब क्या पढ़ लेती है, संस्कार और आदर करना भूल ही जाती है। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी और तो और साथ में बैठकर खाना चाय नाश्ता भी किया, और फिर एक लंबा नॉन स्टॉप भाषण आराध्या को शर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक आराध्या ने आकर सास उर्मिला जी से माफ़ी नहीं मांगी। जब आराध्या माफ़ी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी नंद संध्या किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फ़ोन करके मम्मी को नमक मिर्च के साथ सब बात बता दिया था। मम्मी ने भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया। अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेगी। और फिर संध्या हंसने लगी। संध्या की बात सुन आराध्या हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि वहाँ की बात मम्मी जी को कैसे पता चली। मन तो किया कि ननद को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत हुआ था, उसमें फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी। चुपचाप कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिसे फूफा बोलती रही, आज अचानक जेठ बन गए तो क्या पहले का रिश्ता भूल जाऊं। निधि की शादी 2 महीने पहले ही अपने दूर के रिश्ते की शालिनी बुआ के रिश्तेदारी में हुई, और इस रिश्तेदारी से बुआ फूफा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जेठानी हो गए। आज शालिनी बुआ मतलब जेठानी ने मुझे और अरुण को लंच पर बुलाया था। नजर रखने के लिए सासू जी ने संध्या को भी साथ भेज दिया था। वह शालिनी बुआ और फूफा जी ने देखा तो कहा, आराध्या तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं अपने मायके में हो। तुम्हारी बुआ फूफा ने लंच पर बुलाया है, जेठ जेठानी ने नहीं। तब अरुण ने भी मुस्कुराकर इजाजत दे दी, लेकिन अब मम्मी के सामने सच न बोला गया। आराध्या का रिश्ता जब अरुण से हुआ था तब उसके मायके वालों को यही लगता था कि जब शालिनी की सास उसे बेटी का मान देती है तो उर्मिला के घर का भी माहौल वैसे ही होगा। लेकिन उर्मिला की सोच बहुत अलग थी। उनके घर में बहू और बेटी के लिए अलग नियम है। उनके राज में मजाल है कि आराध्या के सर से पल्लू सरक जाए। घर में कोई भी आए, फिर वो रिश्ते में आराध्या से छोटा ही क्यों ना हो, सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने अरुण से कहा तो उसने यही कहा कि ये सब मम्मी के नियम हैं। और फिर सर ढक के रखने की समस्या किस बात की है। आराध्या सिर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी के 6 महीने होते होते ननद की भी शादी हो गई, और यह भी इत्तेफाक की बात थी कि आराध्या और संध्या ने एक साथ 1 महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वां महीना लगते ही उर्मिला जी ने संध्या को मायके बुला लिया, लेकिन आराध्या को मायके नहीं भेजा। उर्मिला संध्या से कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन आराध्या को सभी काम करने पड़ते, और वो भी सिर से पल्लू सरकाए बगैर। गर्मी बहुत थी, साड़ी पहनकर किचन में काम करना, और वो भी सिर पर पल्लू लेके। आराध्या को बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से ही उसका जी मचला रहा था। उसने अरुण से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही और गर्मी भी बहुत है, तो आज क्या मैं कॉटन की ढीली गाउन पहन लूं? अरुण भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दिया। आराध्या ने गाउन पहना और सिर पर दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। संध्या ने देखा तो धीरे से उर्मिला जी को इशारे से दिखाया। गाउन में आराध्या को देखते ही उर्मिला जी शुरू हो गई, ओहो क्या बात है, आज महारानी भूल गई है क्या कि वो ससुराल में है ना कि मायके में? मम्मी जी भूली नहीं हूँ, आज गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मचला रहा है। ढीले कपड़े पहनने का मन कर रहा था, इसलिए। आराध्या अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि उर्मिला जी ने उसे रोक कर बोली, मन तुम्हारा मन? महारानी जी
ससुराल में अपना मन मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ही आराध्या से कहा कि वो भी संध्या के जैसे ढीले गाउन पहन ले। अरुण कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दैया, आज तो हमरे बिटवा की जुबान मेरे सामने खुलने लगी। कौन सा जादू मंत्र की है ये? उर्मिला से यह सहन नहीं हुआ कि उसके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर शुरू हो गया उनका नॉन स्टॉप बड़बड़ करना। बात बढ़ती देख आराध्या ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछकर सिर पर रख किचन में आ गई। उर्मिला की जुबान को ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद बंद हुई। अरुण ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने संध्या के ससुराल वाले खड़े थे। संध्या के सास ससुर को देख उर्मिला जी की कड़वी जुबान सहज सी मीठी हो गई। ओह भाग्य, आप हमारे घर आए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर आराध्या को चाय नाश्ते का प्रबंध करने को कहा और आकर बैठ गई। समधिन वीणा जी ने संध्या के बारे में पूछा। बहन जी, हम तो यहाँ पर अपनी बहू संध्या से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? बहन जी, गर्मी बहुत है, इसलिए संध्या अपने एसी कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गरवासे में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए, आप भी उसी के कमरे में चल कर मिल लीजिए। उर्मिला जी वीणा जी को संध्या के कमरे में ले गई। संध्या गाउन पहनकर आराम से लेटे लेटे मोबाइल में बिजी थी। अपनी सास को देखकर संध्या पहले तो हैरान रह गई, फिर जैसे ही पैर छूने के लिए झुकने लगी तो उर्मिला जी लगभग चिल्ला ही पड़ी, अरे बेटा, इस अवस्था में ज़्यादा झुका नहीं जाता। क्यों बहन जी, मैं सही कह रही हूँ ना? वीणा जी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। आराध्या चाय नाश्ता कमरे में ही ले आई और वीणा जी के पाँव छूने लगी, लेकिन इस बार उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वीणा जी ने उसे रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज़्यादा झुका नहीं जाता। क्यों समधन जी, सही कहा ना? अरे बहन जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। उर्मिला जी खीसे निपोड़ कर बोली। वीणा जी वहाँ शाम तक रही और जाने से पहले वो आराध्या के पास गई और उसे ढेर आशीर्वाद दिया और उर्मिला जी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली है जो आपको आराध्या जैसी समझदार और सुगुण बहू मिली, जिसे रिश्ते निभाना बखूबी आता है। काश मेरी बहू में भी यह समझदारी होती। ये सुनने के बाद उर्मिला जी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी संध्या, इससे भी ज़्यादा समझदार और सुगुण है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि वो कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधन जी, आपकी बहू ठीक नहीं है। वीणा जी की बात सुनकर उर्मिला जी शॉक्ड हो गई और आराध्या को देखकर बोली, नहीं बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है। आपकी सोच कितनी दोगली है समधन जी। जब से मैं यहाँ आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से जरा सा भी पल्ला सरकता तो आप उसे इशारे से या फिर आंखें से हड़का रही। आपकी बेटी गाउन पहनकर है और आराम से एसी का मजा ले रही, लेकिन बहू साड़ी पहनकर गर्मी में इस हालत में भी काम कर रही और साथ ही साथ सिर का पल्लू भी संभाल रही। आपकी बेटी पाँव छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन आपने बहू को नहीं मना किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। अपनी बहू से आप सभी संस्कार की उम्मीद करती है, लेकिन अपनी बेटी को वही संस्कार देना कैसे भूल गई? आपको बेटी का आराम दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ है आप, जो बेटी और बहू में इतना अंतर कर लेती है? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वो ससुराल में कैसी रहती है? कम से कम आराध्या बहू के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने संध्या को 5वें महीने में ही बुला लिया, लेकिन आराध्या को उसके मायके नहीं भेजा। क्यों? समधिन जी, अब संध्या की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में ही होगी, और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को आपके ससुराल में आपकी बहू की जैसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उर्मिला जी, जिन्होंने हमेशा दूसरों को शर्मसार किया, आज वीणा जी की बातों को सुनकर खुद ही शर्मसार होकर खड़ी थी। आज उन्हें वीणा जी ने आईना दिखा दिया। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहू आराध्या को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर उर्मिला जी वीणा जी के सामने खड़ी थी और फिर आराध्या से भी माफ़ी मांगने लगी। आराध्या ने आगे बढ़कर उर्मिला जी का हाथ पकड़ लिया।
नहीं मम्मी जी, यह हाथ माफ़ी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाइएगा। उर्मिला जी जैसी औरतें तब तक नहीं सुधरती जब तक उनकी बेटी पर वही सब कुछ नहीं होता जो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया, और बहुत सी तब भी नहीं सुधरती। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ प्लीज़ फॉलो करें।